आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई अवार्ड विजेता और एक जाने माने सोशल वर्कर अब्दुल सलाम जौहर साहब, जिनको जो अल्पसंख्यक छात्रावास का मुद्दा है उसके ऊपर जो बनी हुई समिति है उसकी भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो कर्नाटक में नतीजे आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है और कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, वो किन किन कारणों से हुई और उसका देश की राजनीति पे और 2024 के चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सलाम साहब, आपका स्वागत है और आप बताइए कर्नाटक के परिणाम के बारे में। थैंक यू। देखिए, कर्नाटक का जो चुनाव है उसको मैं सिर्फ कांग्रेस की जीत के रूप में ही नहीं देखता हूँ। हकीकत में ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट था, देश की दिशा और दशा के लिए भी ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट था और 2024 के चुनाव के लिए और 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए भी ये बहुत टर्निंग पॉइंट था। इसने कई चीज़ें स्थापित की हैं। इसने एक चीज़ तो ये स्थापित की है कि जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों पे भटकाना अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। जनता धार्मिक उन्माद में या धार्मिक बातों में उलझाकर या धार्मिक मुद्दों में ध्रुवीकरण पैदा करना, अब वो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। ये क्लियर कट मैसेज प्रैक्टिकल तौर पर कर्नाटक की जनता ने पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज दे दिया है। मैं जनता जो कर्नाटक की है, जो वोटर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान की सियासत के अंदर वापस एक सेकुलर मुद्दे के रूप में और सेकुलरिज्म के मुद्दे के ऊपर उन्होंने स्थापित की है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। अच्छा, जनता ने जो किया एक बड़ा सराहनीय काम किया आपकी नज़र में, लेकिन इसमें जीत के मुख्य कारण क्या क्या रहे? किस किस की लीडरशिप रही इसके अंदर? क्या क्या रणनीति रही कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से कि जिसके अंदर जीत का जो गणित था, जो बहुत से लोगों को लग रहा था कि इतना ऊंचा ग्राफ नहीं जाएगा कांग्रेस का, और वो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया ऐसा करके? देखिए, ये जो चुनाव है ये पर्टिकुलर हम किसी एक या दो मुद्दे में बांधें वो तो ठीक नहीं होगा। ये कलेक्टिव मुद्दों और कलेक्टिव लीडरशिप और कलेक्टिव बातों पर आधारित चुनाव हुआ है। इस चुनाव ने ये साबित किया है कि अगर आप लोकल मुद्दों, जनता से जुड़ी हुई बातों को अगर आप उठाते हैं तो जनता सुनेगी। इस चुनाव ने ये साबित किया है कि अगर पार्टी का कैडर मजबूत है, पार्टी के जो लोकल लीडर हैं वो मजबूत हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो यूनाइटेड होकर, संगठित होकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर किसी को भी हराया जा सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप डिफरेंसेस रखेंगे, संगठन मजबूत नहीं होगा, पार्टी के लीडरों में फूट होगी, तो फिर आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। हकीकत में अब तक जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि एक पार्टी विशेष बहुत ताकतवर है, वो अपने पैसे के बल पर, अपने संगठन के बल पर, अपने दूसरे मुद्दों या हिंदुत्व के बल के ऊपर जिस तरह चाहे चुनाव जीत सकती है। उसको कर्नाटक की जनता और कर्नाटक के जो लोकल लीडर हैं, कर्नाटक के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, संगठन है, उसने नकारा है। उसने ये साबित किया है कि अगर चुनाव संगठित होकर, नेता संगठित होकर, मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ा जाए, सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ा जाए, वास्तविक देश हित में और सेकुलर मुद्दों पर सबको ध्यान में रखकर जो नफ़रत की राजनीति को दूर रखकर अगर चुनाव लड़ा जाए तो जनता उसको पसंद करती है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, मैं समझता हूँ उसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। एक रोल तो राहुल गांधी की यात्रा से ये हुआ कि लोगों के अंदर ये उम्मीद बंधी कि अभी सेकुलरिज्म या जनतंत्र, लोकतंत्र जिंदा है। जो आपसी कांग्रेस के लोगों में जो फूट थी, जो दूरियां थी, जो मनमुटाव थे, वो उसने दूर किया।
और एक अमन का, आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का जो पैगाम बकौल राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान जो है खोलने का जो उसने काम किया, उसका प्रैक्टिकल जो है वो नतीजे के रूप में हमें कर्नाटक का चुनाव नज़र आया। नहीं, जो वहाँ मोहब्बत की दुकान खुली, नफ़रत की बंद हुई, ये राहुल गांधी का नारा भी था जो वहाँ हो गया। लेकिन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वहीं के स्थानीय नेता भी रहे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे, और वहाँ के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं DK शिव कुमार, और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ के सिद्धारमैया, इन 3 नेताओं का क्या रोल आपकी नज़र में रहा है कर्नाटक के चुनाव में? खड़गे साहब का, सिद्धारमैया का और DK शिव कुमार का। देखिए, इनका रोल तो बहुत बड़ा रोल है। अगर हम नेताओं पर जाएं तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके बाद में जो सोनिया गांधी आई, ये नेशनल लीडरशिप के साथ, जिनको उनके कांग्रेस के आला कमान कहा जाता है, इसके बाद में अगर रोल है तो हेगड़े के साहब का है। चूँकि हेगड़े साहब खड़गे साहब का, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, कम से कम 50 साल का उनका चुनावी और सियासी अनुभव भी है, ईमानदार भी हैं और दलित समाज के भी हैं, कर्नाटक से ही वो बिलोंग करते हैं, तो उनका रोल चुनाव में और चुनाव जिताने में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी तरह DK का और या सिद्धारमैया का, उनका भी दोनों का रोल बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बहुत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव को बनाए रखा, और पर्दे के पीछे एक जो उनकी मैनेजमेंट की जो चुनाव रणनीतिकार थे, उनकी जो टीम थी, जो सबको नज़र नहीं आई, लेकिन उसने भी चुनावी समीकरण और चुनावी मैनेजमेंट को जिस सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से बनाए रखा और किया, वो भी सराहनीय है। वहाँ मुस्लिम वोट के बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम वोट है उसका बिखराव नहीं हुआ, JDS की तरफ मुस्लिम वोट कम गया, और दूसरी छोटी मोटी जिन भी पार्टियों ने चुनाव लड़ा वहाँ भी मुस्लिम वोट न के बराबर गया। मुस्लिम वोट है वो एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ पड़ा। तो क्या आप मुस्लिम वोट को भी वहाँ की जीत में एक बड़ा रोल मान रहे हो? बिल्कुल। देखिए, वैसे कर्नाटक की जनता जो है वो सेकुलरिज्म पर विश्वास करती है, वो नफ़रत की और ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। इसी तरह के वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव में हिस्सा लिया, और उसने ये देखा कि कौन सा कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है। अगर उसको लगा कि ये JDS का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में, तो उसने वोट उसको दिया, और उसी के पास वाली सीट पर अगर उसको लगा कि यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है, तो उसने उसको वोट दिया। ये जो उनका सिलेक्शन रहा और ये उनका जो वोट देने का जो तरीका रहा, ये बहुत सराहनीय है। उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत एजुकेटेड तरीके से चुनाव दिया, और जो चुनाव में जो वोटर का जो कैंडिडेट का जो उन्होंने सिलेक्शन किया, चुनाव किया, वो सराहनीय है। अच्छा, कर्नाटक से मुतालिक एक सवाल आपसे कि वहाँ जो मुस्लिम रिजर्वेशन OBC मुस्लिम को दिया गया था 4% JDS की सरकार ने, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। हालांकि वो कोर्ट में जाके अटक गया है, अभी स्टे है उसके ऊपर। कांग्रेस ने ऐसा वादा भी किया है। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो 4% जो OBC मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको शीघ्रता से बहाल किया जाए? देखिए, वो जो इलेक्शन मतलब जो रिजर्वेशन था वो सालों चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। ये तो BJP सरकार और वहाँ की जो सरकार थी, वो उन्होंने ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की राजनीति के लिए इसको मुद्दा बनाया और इसको ख़त्म किया, और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए 2% उन्होंने जो है वो 2 समुदाय में बांट दिया। तो ये फैसला ही गलत था, जिसको कि कर्नाटक की जनता ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, उसको नकार दिया। कांग्रेस को इसको सरकार में भी आ गई है, आते इसको सुधार करना चाहिए, लागू करना चाहिए वापस। बिल्कुल करना चाहिए। जो भी वीकर सेक्शन है, कमज़ोर तबका है, पिछड़ा तबका है, उसके उत्थान के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उसमें रिजर्वेशन भी है, तो रिजर्वेशन देना चाहिए, वो उनका हक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे
कि कर्नाटक की जीत के बाद में अपोजिशन की भी एक उम्मीद बन गई है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि हाँ हम जीत सकते हैं चुनाव, क्योंकि एक छवि बन गई थी कांग्रेस हर चुनाव हार रही है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि 24 के चुनावों का भी साल भर बचा है, लोकसभा चुनाव का, कि आपके हिसाब से क्या किया जाए? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं या जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं या अपोजिशन की दूसरी पार्टियां, उनको क्या करना चाहिए ऐसा ताकि कर्नाटक की जीत है उसका मैसेज पूरे देश में जाए और देश में विपक्ष है वो उसके लिए एकजुट हो? देखिए, मैं एक अगर छोटे से अल्फाज में चंद शब्दों में बात कहूं कि अगर जो रिज़ल्ट सामने कर्नाटक का आया, अगर ऐसा रिज़ल्ट नहीं होता और सपोज़ कांग्रेस हार जाती, तो आप ये मानकर चलिए कि इस तरह से बात सामने आती जैसे 2024 के दरवाजे अपोजिशन के लिए बंद हो गए, द्वार बंद हो गए और अब कोई संभावना नहीं है और सारे अपोजिशन के लीडर ख़त्म, सारी पार्टियां ख़त्म और कांग्रेस का भी वजूद ख़त्म और अब सिंगल पार्टी का राज रहेगा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से 2024 का जो चुनाव है उसके दरवाजे खुल गए, ओपन चुनाव हो गया है और अब ये ऐसा माना जाता है कि अपोजिशन के अंदर भी एक जोश आ गया। अपोजिशन में यूनाइटेड होने के लिए उनको एक तरीक़ा मिला, एक सिस्टम मिला कि किस तरह से कर्नाटक के चुनाव में जीता गया, किस तरह से रणनीति बनाई गई, किस तरह से रणनीति बनाई गई, उसी रणनीति उसी तरह से अब आगे वाले चुनाव के अंदर सारी अपोजिशन पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो मैं समझता हूं कि 2024 का जो चुनाव है उसका परिणाम आपको दूसरा मिलेगा। अगर तमाम तर अपोजिशन पार्टियां हैं वो कर्नाटक की चुनाव की जीत से सबक सीखें और वहां की जनता ने जो एक मैसेज दिया है कि सांप्रदायिक ताकतों को, नफरत की, ध्रुवीकरण की राजनीति को हरा करके और पूरी तरह से जो वहां की जो शासन व्यवस्था थी, वहां की जो भारतीय जनता पार्टी के पास शासन था उसको उखाड़ा है, उसके मैसेज को अगर पूरे देश में अगर फैलाया जाए, जनता उसमें जागरूक हो और साथ में जो तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं वो इस बात को समझें, समझ के एकजुट होकर के चुनाव लड़ें, तो अगले साल जो लोकसभा का चुनाव हारा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ा जा सकता है, जैसा इनका मानना है। जी नहीं, इसमें अब मैं समझता हूँ कि कर्नाटक के चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है अपोजिशन को एक करने की भी। अब कांग्रेस को इस जीत के जश्न के साथ साथ अब इसकी भरपूर कोशिश करना चाहिए और ख़ास तौर पे राहुल गांधी और जो उनके खड़गे जी जो अध्यक्ष हैं उनको चाहिए कि अब वो अपोजिशन को मजबूत करने के लिए ख़ुद पहल करें, ख़ुद अपोजिशन के लीडरों से मिलें और उनकी जो भी शंकाएं हैं उन शंकाओं का निवारण करते हुए आगे एक यूनानी मसले, एक कॉमन एजेंडा को आगे रखकर आगे बढ़ें और कांग्रेस अब ये जिम्मेदारी उठाए और उसमें खड़गे जी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो कई ज़बानें उनको आती है, 50 साल का उनको सियासी अनुभव है, दलित जाति से वो बिलोंग करते हैं, उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब जाना चाहिए, सारे समाजों में उनको जाना चाहिए, विशेषकर दलित समाज के हर एरिया के अंदर जाकर उनको जागृति पैदा करना चाहिए, उनको संविधान की बात बतानी चाहिए, सेकुलरिज्म की बात बतानी चाहिए और किस तरह से 2024 में एक सेकुलर संविधान को बचाने वाली सरकार बने और सारे लोग मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ें। इसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के लीडरों की और ख़ास तौर पर राहुल गांधी और आपके खड़गे जी पर है कि उनको आगे आकर इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा और हो सकता है जिस तरह से नीतीश जी को उन्होंने आगे करके और जो अपोजिशन के लीडर हैं उनसे वो जा के मिल रहे हैं और एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स सबसे मिल रहा है और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अभी बिहार में चंद दिनों के बाद में पटना में एक बहुत बड़ी एक रैली होने वाली है, उसके अंदर हिंदुस्तान के काफ़ी अपोजिशन के पार्टी शामिल होंगे और वहाँ से जो एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा उससे भी एक माहौल बदलेगा, लोगों में एक चेंजेस आएगी और संवैधानिक संस्थाओं का और देश की जो संविधान की रक्षा हो पाएगी और एक सही मानों में सेकुलरिज्म, भाईचारा कायम हो पाएगा और ऐसी सरकार बन पाएगी जो सही मानों में सबकी सरकार होगी, संविधान को बचाने वाली सरकार होगी, सेकुलरिज्म की सरकार होगी और सही देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकार होगी और ये मुमकिन है।
ये मुमकिन है और कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, कि वो देश में जाएं और अपोजिशन को भी एकजुट करें और जनता को भी एकजुट करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जनता को लामबंद करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप की, कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है कि वो विपक्ष को एकजुट करके सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खड़ा करे, ताकि देश के अंदर एक सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष और संविधान की रक्षा करने वाली सरकार है वो कायम हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।